नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यूपीएससी प्रीलिम्स में हम करने जा रहे हैं। सेट 5 अप्रैल से जुलाई 2021 तक के करंट अफेयर्स हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि ये करंट अफेयर्स काफी पावर पैक होंगे और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। स्टडी आई क्यू पे आप विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोज आते हैं इन सब के पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। इकोनॉमी और आईआर और साथ ही साथ आज कुछ साइंस टेक और एग्रीकल्चर के भी क्वेश्चंस हम देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं मीटिंग इंडस्ट्री और इवेंट इंडस्ट्री, MICE। माइस क्या है? बेसिकली मीटिंग इंडस्ट्री, इवेंट इंडस्ट्री की यहाँ पे बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बिजनेस के लिए गवर्नमेंट जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। बिजनेस इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, एकेडमिक कम्युनिटी, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पे माइस के एलिमेंट्स की, तो मीटिंग होनी चाहिए, एनुअल मीटिंग्स होती हैं, बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, सेल्स मीटिंग होती है, इंसेंटिव्स जो हैं वो होने चाहिए, कॉर्पोरेट स्पॉन्सर ट्रिप्स वगैरह जो होनी चाहिए। साथ ही साथ लेजर जैसे इंसेंटिव्स भी यहाँ पे मिलने चाहिए एम्प्लॉयज़ को। कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए, साथ ही साथ एग्जीबिशंस होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि कंट्री में जितनी भी आप देखेंगे कि जो आईटी सेक्टर है हमारा, या अदरवाइज जो हमारा सर्विस सेक्टर है, या फिर अदरवाइज आप देखेंगे जो कंट्री में इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें ग्रोथ काफ़ी देखी जाएगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट चाह रही है कि इस तरह के जो मेजर आप देखेंगे कि जो स्टेप्स होते हैं वो होने चाहिए इंडस्ट्रीज़ में। इससे क्या होगा, एक ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रैटेजी जब बन जाएगी, रोड मैप बन जाएगा, तो अक्रॉस द इंडस्ट्रीज, अक्रॉस द सेक्टर जो है वो सेम बेनिफिट्स एम्प्लॉयज़ को मिलने लगेंगे। तो इससे क्या होगा, वर्क कल्चर भी अच्छा होगा, इंडस्ट्री ल्यूक्रेटिव होगी और हमारे यहाँ कंपनीज जो हैं वो भी इन्वेस्ट करेंगे और साथ ही साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज तो क्रिएट होंगी होंगी और जो लोग जॉब करेंगे उनके लिए भी एक साइकोलॉजिकल रिलीफ यहाँ पे दिखेगा। तो कहा जा रहा है कि एक सेट स्टैंडर्ड बनेगा क्रॉस द नेशन। उससे क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ को काफ़ी बेनिफिट होने वाले हैं। तो वर्क कल्चर जैसे हम देखते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ का, वो काफ़ी बेटर माना जाता है इंडिया के कंपैरिजन, एशियन कंट्रीज़ के कंपैरिजन। तो इस तरह से गवर्नमेंट यहाँ पे थोड़ा-सा वर्क कल्चर को ट्वीक करने की कोशिश कर रही है और उससे बेटर आउटपुट्स की वो जो है अपेक्षा यहाँ पे कर रही है। देखिए क्या होता है कि जैसे ही आप बेटर आप वर्क अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए हो जाती हैं, तो आप भी अपना 100% देने लग जाते हैं। आपकी प्रोडक्टिविटी जो है, वो मल्टीफ़ोल्ड इंक्रीज़ हो जाती है। अब देखो, मल्टीफ़ोल्ड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होने के जो बेनिफिट्स हैं, वो अल्टीमेटली एक एक ह्यूमन, मतलब जो एम्प्लॉयी होता है उसको भी मिलता है और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़ को भी यहाँ पे वो बेनिफिट्स मिलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमें देखनी है वो है एग्री स्टैक के बारे में। कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट एक नया डिजिटल पुश लाने की कोशिश कर रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन इससे कंसर्न्स जो हैं वो काफ़ी बढ़ती जा रही हैं। देखो, पहले ही ऑलरेडी फार्म लॉस को लेके काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट और स्टेक होल्डर्स के बीच में डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट अभी भी उसका रिजोल्यूशन नहीं दे पाई है। फार्मर्स जो हैं वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में गवर्नमेंट एक नया एक ऑप्शन लेके आ रही है, एक डिजिटल पुश लेके आ रही है जिसे हम कहते हैं एग्री स्टैक। अब देखो, एग्री स्टैक क्या है? एग्री स्टैक एक कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज है और डिजिटल डेटाबेस है। जब हम बात करते हैं स्टैक की, अगर आप में से आप लोग आईटी इंजीनियर हैं तो आप स्टैक का मतलब बहुत अच्छे से जानते होंगे। मतलब एक एक लिस्ट हो सकती है, एक डेटाबेस हो सकता है, जहाँ पे कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, सारी टेक्नोलॉजीज को एक तरफ कलेक्ट करके रखा जाएगा। मतलब वहाँ से एक्सेस जो है सर्विसेज का, फार्मिंग सर्विसेज का, एग्रीकल्चर सर्विसेज का लिया जाएगा। फोकस यहाँ पे सिर्फ फार्मर और एग्रीकल्चर सेक्टर है। तो यहाँ पे क्या होगा, फार्मर स्टैक होंगे, फार्म स्टैक होंगे, क्रॉप स्टैक होंगे। ये एक इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म होगा जहाँ जहाँ पे आप लिंक कर पाएंगे डिजिटल लैंड रिकॉर्ड से, आप मैप से, आप फार्म्स के आसपास के एरिया से जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे लिंक कर पाएंगे। इससे देखो फार्मिंग इजी हो जाएगी, साथ ही साथ यहाँ पे एक डेटाबेस भी तैयार हो जाएगा। अब फार्म स्टैक में क्या होगा, फार्मर का डेटा होगा, आधार नंबर होगा, जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन होगी, क्रॉप का स्टैक होगा, क्रॉप का डेटा यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा कि फार्मिंग करना आसान हो जाएगा। सपोज़ किसी को वेल स्टडीड मैनर में फार्मिंग को कंटिन्यू करना है, परस्यू करना है, तो वो यहाँ पे इस डेटाबेस को यूज़ करके अपने क्रॉप पैटर्न को स्टडी कर सकता है, अपने आसपास के एरियाज को समझ सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे लैंड रजिस्ट्रेशन को भी लिंक किया जाएगा, कैडेस्ट्रल मैप्स को लिंक किया जाएगा, सैटेलाइट इमेजेस को भी यहाँ पे लिंक किया जाएगा। तो फार्मर्स को काफ़ी बेनिफिट होने वाले हैं। इससे देखो, सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट को भी बेनिफिट मिलेगा कि गवर्नमेंट जो है अपनी स्कीम्स को अकॉर्डिंगली टारगेट कर पाएगी। देखो, गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, टारगेट सेटिंग। गवर्नमेंट जब अपनी स्कीम्स की टारगेट सेटिंग अच्छे से नहीं कर पाती है, तो वहाँ पे स्कीम्स की जो डिलीवरी है वो काफ़ी ठीक से नहीं हो पाती है, या फिर आप कहें कि बेनिफिट जो है नहीं मिल पाता। जैसे क्या होगा, कॉमन डेटाबेस बनेगा एंड ओवर द टाइम जो लैंड रिकॉर्ड्स है उनका डिजिटाइजेशन करने में भी हेल्प होगी। डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर कोऑपरेशन फार्मर वेलफेयर जो है, वो एक MOU उसने साइन किया है कि जिससे कि एक यूनाइटेड फार्म सर्विस क्रिएट की जाए। ये यूनाइटेड फार्म सर्विस माइक्रोसॉफ्ट और
मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मिलके क्रिएट कर रही है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलके एक क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस जिसका नाम होगा यूनिफाइड फार्मर सर्विस। अब इसमें देखो क्या होगा, अभी पायलट बेसिस पे ला रहे हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, आंध्र जैसे एरियाज में। अब इससे फार्मर्स को एक डिटेल डेटाबेस मिल जाएगा और वो अपनी फार्मिंग एक्टिविटीज को बेटर कर पाएंगे। इसी के साथ साथ बाकी एमओयू भी साइन किए गए हैं, जैसे कि स्टार एग्री बाजार के साथ किया है, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ किया है, अमेजॉन इंटरनेट सर्विसेज के साथ किया है, एसरी इंडिया के साथ किया है एग्री स्टैक में। इससे क्या होगा, प्री और पोस्ट हार्वेस्ट एडवाइजरीज जो हैं वो दिए जाएंगी। नेशनल एग्रीकल्चर हब जो है वो क्रिएट किया जाएगा। गवर्नमेंट इसी के साथ साथ एक सेंट्रलाइज फार्मर डेटाबेस भी बनाने की कोशिश कर रही है, जिससे फार्मर्स के बारे में गवर्नमेंट के पास सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। इससे कभी फार्म लोन्स को अगर वेव ऑफ करना है, नए लोन्स डिस्बर्स करने हैं, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब फार्मर्स को एक नई यूनिक आईडी मिलेगी, जिसको वो अपने लैंड से लिंक कर सकते हैं और साथ ही साथ वो कोई भी गवर्नमेंट स्कीम के बेनिफिट को उठा सकते हैं। अब ये जितनी भी यहाँ पे आप स्कीम्स देख रहे हैं, इससे मतलब जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आ रही हैं, ये सब इस एग्री स्टैक से बेनिफिशियल, इस एग्री स्टैक से इनको बेनिफिट मिलेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, फॉर्मल क्रेडिट बढ़ जाएगा कि बैंक्स जो हैं वो अब फार्मर के बारे में एरिया को स्टडी अच्छे से कर पाएंगे। अभी देखो बैंक्स इसलिए नहीं फंड करते क्योंकि बैंक्स को उस एरिया की समझ नहीं होती। बैंक्स को लगता है कि हम पैसा देंगे फार्मिंग सेक्टर में, लोन्स देंगे और हमारे लोन्स जो है वो वापस नहीं आएंगे। साथ ही साथ क्रॉप इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी भी बेटर डिलीवरी होगी। स्पेसिफिकली आप देखेंगे, जब आपके पास पूरा जीआईएस डेटा होगा, इंश्योरेंस कंपनीज के पास जीआईएस डेटा होगा, तो उसके आधार पे उसके उसके बिहाफ पे वो बेटर प्लान कर पाएंगे कि किस तरह से आपको जियो इन्फॉर्मेशन, किस तरह से आपको इंश्योरेंस के जो बेनिफिट्स हैं वो देने हैं। इसी के साथ साथ हम आगे देखें, नेक्स्ट जो और बेनिफिट्स अगर आप देखेंगे तो स्मूथ मैकेनिज्म होगा मार्केटिंग और प्राइस डिस्कवरी का। एग्री स्टैक में क्या होगा, एक मार्केट प्लेस भी डेवलप हो जाएगी, जिससे फार्मर की प्रोड्यूस का एक बेटर प्राइस उनको मिल पाएगा। एंटरप्रेन्योर सप्लायर्स भी मिल पाएंगे, सर्विसेज भी यहाँ पे मिल पाएंगे। तो ये मार्केट प्लेस क्रिएट करके फार्मर की इनकम डबल होगी। साथ ही साथ आप देखेंगे क्वालिटी इनपुट मिलेगा, सीड, केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इन सब का क्वालिटी प्रोडक्ट जो है डिलीवर किया जाएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ जोड़ के जितने भी लीकेजेस हैं, जितने भी टारगेटिंग के इश्यूज हैं, जैसा मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया कि गवर्नमेंट की जो जितनी भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स हैं, उनको गवर्नमेंट बेटर मैप और प्लान कर पाएगी। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है भारत में, कि स्कीम्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं हो पाती। इम्प्लीमेंट होती हैं तो फंड्स ठीक से नहीं पहुंचते, तो अल्टीमेटली फार्मर को जो भी बेनिफिट्स मिलने चाहिए उन स्कीम्स के चलते वो अवेल नहीं कर पाते। इसके चलते यहाँ पे गवर्नमेंट इस तरह की जो चेंजेस है, या आप कहें कि इंटरनेट को कनेक्ट करना चाह रही है एग्रीकल्चर के साथ, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है। तो अब याद रखिएगा, एग्री स्टैक को मिनिस्ट्री लेके आ रही है, फार्मिंग बेनिफिट के लिए लाया जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। नेक्स्ट जो न्यूज़ हमें देखनी है वो हॉर्टिकल्चर के रिलेटेड देखनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया। पायलट फेज में इसको पहले 12 क्लस्टर्स बनाए जाएंगे 11 स्टेट्स और यूटीज में। साथ ही साथ 10 लाख फार्मर्स को कहा जा रहा है इससे बेनिफिट होगा, और 10,000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो 53 क्लस्टर्स में ओवर द टाइम हॉर्टिकल्चर के लिए की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि एक होलिस्टिक ग्रोथ हम हॉर्टिकल्चर की देखेंगे। ये सेंट्रल सेक्टर प्रोग्राम है, इसे नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, पायलट फेज में आएगा। और हॉर्टिकल्चर, जैसे कि हम बात करते हैं दालवाई कमीशन, आपको याद होगी, तो दालवाई कमीशन ने कहा था कि डबलिंग द फार्म इनकम जो है वो होनी चाहिए। अब इस डबलिंग द फार्म इनकम के चलते कैसे फार्मर की जो इनकम है उसको डबल किया जाए, तो उसमें कहा जाता है कि हॉर्टिकल्चर, साथ ही साथ एनिमल लाइफ स्टॉक, ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट फिनोमिनन्स हैं, या फिशरीज ऐसे इंपॉर्टेंट फिनोमिनन्स हैं जिससे फार्मर की इनकम बेटर हो जा सकती है। और साथ ही साथ अगर उसको कोई भी वेगरीज, उसको मानसून वेगरीज या कोई भी उसको एनवायरमेंटल वेगरीज देखनी पड़ती हैं, तो फिर वो इससे अपनी इनकम जो है वो अपनी इनकम जो है अर्न कर लेते हैं, और जो भी लॉसेस होते हैं उसको सेट ऑफ कर पाते हैं। तो यहाँ पे एक जोग्राफिकल स्पेशलाइजेशन देखी जाएगी, एक इंटीग्रेशन किया जाएगा मार्केट लेड डेवलपमेंट के साथ। देखो हॉर्टिकल्चर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की मार्केट नहीं मिलती, बहुत जल्दी पेरिशेबल हो जाते हैं। तो इनके लिए एक मार्केट ढूंढना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट लाना, एक बहुत बड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है भारत के फार्मर्स इसको फेस करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि
एलोकेशन जो है वो मिनिस्ट्री ओवर द टाइम बढ़ा रही है। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर को हम लेके आए हैं। आइडिया हमारा यही है कि हॉर्टिकल्चर का कोऑर्डिनेशन जो है बेटर वे में हो पाए। इसके चलते एक चमन करके प्रोग्राम भी आया है जिसका नाम है कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम ऑन हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स। इसको 2014 में ही शुरू कर दिया गया था। अभी कुछ बेटर इसके रिजल्ट आने लगे हैं, हॉर्टिकल्चर असेसमेंट बेटर होने लगा है, रिमोट सेंसिंग जीआईएस जैसी चीजें जो है वो बेटर होने लगी हैं। तो हॉर्टिकल्चर जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है एग्रीकल्चर का। हॉर्टिकल्चर को हम बेटर करके, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को बेटर करके अपने फार्मर की इनकम बढ़ा सकते हैं, प्लस ग्लोबल इकोनॉमी में भी हमारा जो कंट्रीब्यूशन है हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट्स का वो बेटर हो सकता है। नेक्स्ट जो हमें न्यूज़ देखनी है वो देखनी है कॉटन कल्टीवेशन की। कॉटन 2040 का जो एक टाइटल रिपोर्ट आई है उसका नाम है फिजिकल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर ग्लोबल कॉटन प्रोडक्शन। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया काफ़ी ज़्यादा कॉटन प्रोडक्शन करता है, लेकिन इंडिया की अगर आप कॉटन की क्रॉप को देखें तो काफ़ी ख़राब हो जाती है। डिस्पाइट हमारे पास जीएम क्रॉप्स हैं तब भी जो इश्यूज हैं वो रहते ही रहते हैं। फिजिकल क्लाइमेट रिस्क बढ़ता जा रहा है। वनरेबिलिटी जो है कॉटन को लेकर बढ़ती जा रही है। अगर आप पिछले 3 साल का कॉटन प्रोड्यूस देखेंगे तो बॉलवॉर्म के चलते काफ़ी कॉटन की क्रॉप्स जो है महाराष्ट्र में खराब हुई हैं। तो इस तरह से जो कॉटन फार्मर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा रिस्क जो है देखना पड़ता है। तो पहली बार ऐसी कोई डिटेल रिपोर्ट आई है जो डिटेल फिजिकल क्लाइमेट रिस्क की बात कर रही है, वल्नरेबिलिटी की बात कर रही है और कॉटन की वैल्यू चेन की बात कर रही है। वो ये कह रही है कि किस तरह से कॉटन की हम ग्रोथ को या कॉटन को प्रोटेक्ट करके फार्मर की लाइफ को बेटर कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि क्लाइमेट चेंज पे अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो भारत का जो 1/3 कॉटन ग्रोइंग रीजन है, हाई रिस्क को है, उसको टेम्परेचर इंक्रीज होने से और रेनफॉल पैटर्न्स भी चेंज हो रहे हैं। वेदर इवेंट जो है वो 2040 तक काफ़ी चेंज हो जाएंगे। इससे एक ग्रेटर हीट स्ट्रेस जो है वो आपको दिखेगा उन एरियाज में और अल्टीमेटली वहाँ पे जो कॉटन का प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, 1/3 प्रोडक्शन खराब हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे वाटर स्ट्रेस भी जैसे कि आप देखेंगे बढ़ता जा रहा है। तो ये वाटर स्ट्रेस बढ़ने की वजह से, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से एग्रीकल्चर की जो हम बात करते हैं, आपको याद होगा हम बात करते हैं हमेशा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, क्लाइमेट चेंज के चलते वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। अब इससे क्या होगा, देखो एक देखा जा रहा है कि अगर आप हीट की बात करें तो हीट वेव का समय बढ़ता जा रहा है। इससे कॉटन की जो प्रोड्यूस है वो काफ़ी खराब होगी। अगर आप कॉटन एरियाज़ की बात करें, आपको याद होगा जो महाराष्ट्र का कॉटन ग्रोइंग रीजन है वहाँ पे फार्मर सुसाइड के भी बहुत केसेस आते हैं। तो ऐसे में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है वो भी बढ़ेगी, फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन भी और कम होगा, फीमेल लिटरेसी रेट, लिमिटेड बैंकिंग सर्विसेज, टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन, ये सारी वल्नरेबिलिटी साथ-साथ उनको देखनी पड़ेंगी। तो इससे क्या होगा कि उनको डबल वहमी हो जाएगी। एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से वो उनको प्रॉब्लम आएगी, साथ-साथ इस तरह से भी उनको प्रॉब्लम काफ़ी आएगी। थोड़ा-सा देख लेते हैं कॉटन क्रॉप के बारे में। देखो कॉटन क्रॉप जो है वो ब्लैक कॉटन सॉइल में, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल में इसको ग्रो किया जाता है। हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है डेक्कन प्लेटू की इस सॉइल में। तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी प्रेफरेबल क्रॉप होती है कॉटन। कॉटन के लिए टेम्परेचर भी आप देखेंगे, इस एरिया का जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर वो सूट करता है 20 से 28 डिग्री। रेनफॉल 55 से 110 सेंटीमीटर भी हो रहा है तो आइडियल है। लेकिन 180 दिन जो है वो फ्रॉस्ट फ्री होने चाहिए। तो यहाँ इस एरियाज़ में आप देखेंगे कि जो इंडिया की ये वाली बेल्ट है वहाँ पे फ्रॉस्ट जो है काफ़ी कम देखा जाता है, फिर भी 180 दिन का फ्रॉस्ट फ्री डेज जो है वो मिल जाते हैं। 10 मेजर कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स में से आप देखेंगे कि मेजॉरिटी कॉटन कल्टीवेशन जो है वो आप इन एरिया से काफ़ी आती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि चैलेंजेस जो हैं इन एरियाज को बहुत फेस करने पड़ रहे हैं। प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है कॉटन प्रोडक्शन की। यील्ड की हम बात करें तो हम वैसे तो देखेंगे कि हम काफ़ी ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस करते हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन काफ़ी हाई है, लेकिन जो पर हेक्टेयर यील्ड है वो हमारी चाइना से भी कम है। हम देखेंगे यूएस चाइना हमसे बेटर यहाँ पे यील्ड पर हेक्टेयर कर पा रहा है। तो इसका मतलब हमारे कुछ टेक्निक्स में प्रॉब्लम है। इनफैक्ट आपने देखा कि जीएम क्रॉप को गवर्नमेंट काफ़ी लंबे समय से अप्रूव कर चुकी है, लेकिन जीएम क्रॉप्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। प्लस जिस तरह की मोनोपोली ये जीएम क्रॉप्स की कंपनीज बना चुकी हैं, ऐसे में फार्मर को उनके सामने रेजिस्ट करना या स्टैंड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। साथ ही फर्टिलाइजर की कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ खराब होती जा रही हैं, टेक्नोलॉजी काफ़ी इंफीरियर यूज़ होती है, लेबर की शॉर्टेज यहाँ पे रहती ही रहती है। और सबसे बड़ी बात है, आप देखेंगे कि कॉटन के जो प्राइसेज़ हैं वो बहुत जल्दी डाउनफॉल पे आ जाते हैं, बहुत अनप्रेडिक्टेबिलिटी है इन प्राइसेज़ में। इससे फार्मर को काफ़ी लॉस देखना पड़ता है। और क्लाइमेट सेंसिटिविटी की तो बात आपने देखी है, पिछले 3 से 4 साल से कॉटन की जो क्रॉप है, 2018-2019 2 साल तो स्पेसिफिकली कॉटन की क्रॉप काफ़ी खराब हुई। इससे फार्मर्स के जो लॉसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। अगली न्यूज़ हमें करनी है इंडस्ट्री में। अब इंडियन गवर्नमेंट जो है 1 बिलियन की कैश के आसपास की इन्वेस्टमेंट
चाह रही है इंडिया में हो जाए, जिससे चिप मेकिंग जो है, जो हम सिलिकॉन चिप्स की बात करते हैं, वो चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो जाए और इससे इंडिया सेल्फ सस्टेन्ड हो जाए। अभी आप देखते हैं कि ग्लोबल चिप शॉर्टेज चल रही थी क्योंकि कोविड के चलते काफ़ी लंबे समय तक चाइना में, ताइवान में फैक्ट्रीज बंद थी। लेकिन जिस तरह से आईटी का युग बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से लोगों का पेनिट्रेशन, मोबाइल का पेनिट्रेशन या फिर साथ ही साथ लैपटॉप्स का पेनिट्रेशन लोगों की लाइफ में बढ़ता जा रहा है, ऐसे में चिप की जो डिमांड है, सेमीकंडक्टर चिप्स की जो डिमांड है, वो बढ़ती जा रही है। तो ये ग्लोबल शॉर्टेज को टैकल करने के लिए इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग की बात इंडिया में की जा रही है। इंडिया देखिए सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफ़ोन मैन्युफैक्चरर हो चुका है। चाइना में आप देख रहे हैं एप्पल जैसी कंपनी भी अब इंडिया में आ चुकी है। तो ऐसे में इंडिया अगर चिप में भी सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, देखो अभी क्या होता है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे ज़्यादा चीज़ें असेंबली होती हैं, चिप्स वगैरह सब बाहर से आ रही हैं, हम उसको यहाँ पे असेंबल करके आगे बेच रहे हैं। तो अगर ये चिप मैन्युफैक्चरिंग भी अपनी हो जाए और नई टेक्नोलॉजी को भी हम इंटीग्रेट कर लें, तो हमारा वर्ल्ड में एक अच्छा से बन जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में। क्योंकि इस तरह के जो प्रोडक्ट्स अगर हम अपने यहाँ बना के सेल्फ सफिशिएंट होके बेचेंगे, तो उसकी स्ट्रैटेजिक रिक्वायरमेंट भी हमारे लिए काफ़ी अच्छी है। अभी क्या होता है, हम सब कुछ बॉयकॉट कर देते हैं, लेकिन चाइना से आने वाली चिप्स को हम बॉयकॉट नहीं कर पाते। कोरिया, ताइवान से आने वाली चिप्स पे हम डिपेंडेंट रहते हैं। हमारा इम्पोर्ट बिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। हमें बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज अपना इन चिप के इम्पोर्ट में भेजना पड़ता है। जैसे-जैसे भारत की पॉपुलेशन बढ़ेगी, मोबाइल की डिमांड बढ़ेगी और चिप्स का जो इम्पोर्ट है वो बढ़ता जाएगा। तो ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो जाए, जिससे इनोवेशन भी हो, आर-एन-डी भी हो और हमारे लोकल मैन्युफैक्चरिंग को भी सपोर्ट करे ये चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में। तो एक तरह से आप देखेंगे कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों इंटीग्रेशन आपको यहाँ मिल जाएँगे। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन मतलब असेंबली लाइन जो है, वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब चिप मैन्युफैक्चरिंग से जोड़ दी जाएगी। तो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएँगी सर्विसेज़, प्रोडक्ट्स जो हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएँगे और आपको काफ़ी सस्ते दामों पे तो चीज़ें मिलेंगी और साथ ही साथ सेल्फ सफिशिएंसी की बात करें, तो वो भी भारत में काफ़ी देखी जा सकती है। नेक्स्ट जो हमें करना है वो आरडीएसओ के बारे में करना है। वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम की यहाँ पे बात कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि रेलवे की जो डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन रेलवेज़ की, वो इंडिया की फर्स्ट ऐसा इंस्टीट्यूशन हो गया जिसने स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन एसडीओ के चलते वन नेशन वन स्टैंडर्ड के मिशन को स्टैब्लिश किया है। तो बीआईएस का ये मिशन है, जानेंगे वन स्टैंडर्ड वन नेशन का क्या एग्जैक्ट सिनेरियो है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को अपनी बेटर करना चाहते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैच करना चाहते हैं, तो अक्रॉस द इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो हमारे स्टैंडर्ड सिमिलर होने चाहिए। क्वालिटी ऑफ गुड्स जो है वो सेम होना चाहिए, जिससे कि वर्ल्ड ओवर इसकी डिमांड जो है वो बढ़ेगी। अब पार्टनरशिप आरडीएसओ जो है वो कर रहा है और उससे क्या होगा, एक जो आर-एन-डी है रेलवे के सेक्टर में या अदरवाइज़ आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो काफ़ी बेटर हो जाएगी। यहाँ पे हम कहते हैं कि हम डब्ल्यूटीओ के जो टेक्निकल बैरियर्स हैं, उस जितने भी गुड प्रैक्टिसेज़ में मेंशन है, उसको हम यहाँ पे अलाइन अपने आप को उसके अकॉर्डिंग कर पाएँगे और हमारा जो ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। तो वन नेशन वन स्टैंडर्ड में एक वन टेम्पलेट स्टैंडर्ड होता है, जो प्रोडक्ट को मल्टीपल एजेंसीज़, जितनी भी मल्टीपल एजेंसी उस प्रोडक्ट को बना रही होती हैं, सब एक ही स्टैंडर्ड से उसको बनाती हैं। जब हम बात करते हैं स्टैंडर्डाइज़ेशन की, तो बीआईएस जो है, वो एक ही ऐसी देश में कंपनी, एक ही ऐसी नेशनल बॉडी है जो स्टैंडर्ड्स को फ्रेम करती है। तो हम बात करें नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी जो है बीआईएस की, वो बीआईएस एक्ट 2016 के अंडर एस्टैब्लिश की गई थी। ये हार्मोनियस डेवलपमेंट करेगी सारी एक्टिविटीज़ की, सबसे बड़ी बात स्टैंडर्डाइज़ेशन करेगी, मार्किंग करेगी। इससे क्या होगा, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उनकी जो वायबिलिटी है, उनकी जो क्वालिटी है, वो अश्योर्ड होगी। जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम देखते हैं कि बीआईएस मार्क का है, तो हम अश्योर्ड हो जाते हैं कि अच्छा हाँ, ये इसकी क्वालिटी जो है अच्छी होगी। तो वो क्वालिटी कैसे अच्छी होती है? वो स्टैंडर्ड से अच्छी होती है कि कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाते हैं कि इस प्रोडक्ट को बनाने का यही तरीका है। अगर इसी तरीके से वो प्रोडक्ट बनेगा तो वो सेफ, रिलायबल होता है, क्वालिटी होता है, हेल्थ हज़ार्ड उसके मिनिमम होते हैं। जैसे मोबाइल की यहाँ पे बात करें, तो अगर मोबाइल को बनाने के कुछ बीआईएस के स्टैंडर्ड्स अगर हो जाएँ, तो उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आप जिस मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं वो सेफ है, उसके हेल्थ हज़ार्ड्स कम हैं। सबसे बड़ी बात कि इंटरनेशनल मार्केट्स में उन प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है, वो काफ़ी बढ़ जाएगी। एक्सपोर्ट्स जो है हमारे बूस्ट होंगे। यही एक रीज़न है कि चाइना का अगर आपने प्रोडक्ट यूज़ किया हो, कई बार हमने देखा है कि एप्पल का प्रोडक्ट जब हम इंडिया में यूज़ करते हैं और वही एप्पल का प्रोडक्ट जब हम यूएस से परचेज़ करते हैं, तो काफ़ी क्वालिटी का डिफरेंस मिलता है। आपको बैटरी लाइफ यूएस के प्रोडक्ट्स में बेटर मिलती है, आपको स्क्रीन की क्वालिटी बेटर मिलती है। तो वही एक रीज़न है कि इंटरनेशनल जितनी भी बाहर की कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड सेट है और चाइना को भी उनके अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। इसलिए इंडिया भी चाह रहा है कि हम एक वन नेशन वन स्टैंडर्ड के मापन को लेके आएँ। इससे हमारा सर्टिफिकेशन का प्रोसेस, स्टैंडर्डाइज़ेशन का प्रोसेस, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट सब कुछ अच्छा हो जाएगा और हमारे कस्टमर्स को, हमारे सिटीज़न्स को अच्छे गुड्स मिलेंगे। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन तो मिलेगा ही मिलेगा, हमें ग्लोबल मार्केट का एक्सेस भी इससे मिलेगा।
तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आज के लिए हमें इतना ही जानना था। हम आगे सेट 6 में कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हैं जून और जुलाई की डिस्कस करेंगे। इसी तरह से और थोड़े दिनों में हमारी क्लासेस खत्म हो जाएँगी। मिलते हैं अगले किसी सेशन में। तब तक के लिए हमारे जो भी यूपीएससी के कोर्सेज़ आप परचेज़ करना चाहते हैं, सब सेल में हैं, अभी आप डिस्काउंट लगा के इनको परचेज़ कर सकते हैं। मिलते हैं अगले ऐसे की सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।